हेलो एवरीवन। तो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक चल रहा था हमारा, उसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया। नाउ दिस इज़ द पार्ट 2। तो इसी को आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो पार्ट 1 में अब तक हमने क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स की हमने एक बार इसकी इंट्रोडक्शन की थी कि क्या होता है फंडामेंटल राइट्स, कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से पार्ट में आता है। सो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स होते हैं 12 से लेकर 35 तक, उसमें हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो उसमें हमने देखा था कि टोटल हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 7 थे। बट एक जो था उसको राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल 31 वाला, उसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। सो नाउ आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उससे पहले आर्टिकल 12 में हमने देखा था कि क्या था, स्टेट की डेफिनेशन थी। आर्टिकल 13 में क्या था कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट से, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हम आगे वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। देन आर्टिकल 33 क्या था? जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं किसके ऊपर? आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, पुलिस फोर्सेस के ऊपर, कोई एजेंसीज के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, किसके लिए लगाई जाती हैं? इंडिया की, भारत की सिक्योरिटी को और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। वो कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 33 में। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल 34। कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाई जाती हैं, कौन से एरिया में? उस एरिया में जहाँ पर मिलिट्री का रूल हो, मार्शल लॉ लगा हो, तो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो कहाँ पर दिया हुआ है? आर्टिकल 34 में। एंड देन लास्ट में हमने पढ़ा था आर्टिकल 35। वो क्या बताता है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कानून बनाना है, कोई भी लॉ बनाना है, उसकी इन्फोर्समेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई लॉ लेकर आना है तो वो कौन करेगा? वो पार्लियामेंट करेगा, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगी। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर क्यों नहीं करेगी? बिकॉज जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक सिटीजन को इंश्योर करने हैं, ठीक है। भारत में जितने भी सिटीजन रह रहे हैं, चाहे वो ओडिशा में है, चाहे वो केरला में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो कश्मीर में है, तो उन सबके पास सेम ही फंडामेंटल राइट होने चाहिए। अगर आप उसको चेंज करने की, अमेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स को देते हो, तो हो सकता है कि ओडिशा जो स्टेट है वो कुछ और अमेंडमेंट करे, कश्मीर जो है वो कोई और अमेंडमेंट करे। तो इसका मतलब ओडिशा और कश्मीर के जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो गए? अलग अलग, ठीक है। बट हमें तो फंडामेंटल राइट्स पूरे भारत में सेम चाहिए। तो इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म रहते हैं, सेम रहते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसके लिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी इन्फोर्समेंट की, वो किसको दी जाती है, या इसकी अमेंडमेंट की पार्लियामेंट को दी जाती है, ताकि थ्रू आउट द इंडिया ये यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। सो आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट आता है अब आर्टिकल 14 से लेकर 32 जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इन 6 फंडामेंटल राइट्स को अगर डिटेल में करेंगे तो उसके आगे बहुत सारे सब पार्ट्स भी इसके अंडर आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं आज का फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, यानी टोटल 5 आर्टिकल्स आते हैं, 5 फंडामेंटल राइट्स आते हैं किसके अंडर? राइट टू इक्वालिटी के अंडर। उसको बड़े ही डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं। सो राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, हर एक इंसान, हर एक सिटीजन भारत में, भारत का हर एक नागरिक क्या है? इक्वल है। कैसे कैसे इक्वल है इसको डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है।
इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं। ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, और इसी को बोला जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, किसका रूल चलता है? लॉ का, कानून का। किसकी चलती है भारत में? कानून की चलती है, लॉ की चलती है। सो दो तरह के ये रूल्स आते हैं। सबसे पहले आता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर कोई बराबर है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे कोई हाई है चाहे कोई लो है, चाहे कोई ऑफिशियल है चाहे कोई नॉन ऑफिशियल है, सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं, इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट है, ये जो है ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है, यानी रूल ऑफ लॉ किसकी चलती है देश में? कानून की चलती है। और ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे भारत में आता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के सामने वो सभी व्यक्ति इक्वल हैं जो कि इक्वल सिचुएशन में रह रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चाहे कोई व्यक्ति, ओके, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रिटिश के लोग क्या बोलते हैं? चाहे आपके देश में कोई अमीर है चाहे गरीब है, चाहे कोई हाई है चाहे कोई लो है, चाहे कोई ऑफिसर है, ऑफिशियल है, चाहे कोई नॉन ऑफिशियल है, कानून के सामने सभी बराबर हैं और सभी को सेम पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो ब्रीच ऑफ लॉ को तोड़ते हैं तो। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट कहां पे चलता है? हमारे भारत में चलता है। एक अमेरिका का कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो कि सेम ही सिचुएशन में रह रहे हैं उन्हीं के लिए जो लॉ होगा वो बराबर होगा। अगर कोई सेक्शन गरीब पॉपुलेशन का है, पुअर पॉपुलेशन का है, तो अगर कोई दो व्यक्ति सेम हैं, जैसे कि दोनों ही पुअर हैं, तो उनके लिए जो कानून होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, उनको जो पनिशमेंट मिलेगी वो बराबर मिलेगी। बट अगर एक व्यक्ति हाई है तो एक व्यक्ति लो है, एक व्यक्ति रिच है एक व्यक्ति पुअर है, तो उन दोनों की सिचुएशन मैच नहीं कर रही, तो लॉ के सामने वो इक्वल नहीं होंगे। ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे चलता है? अमेरिका में चलता है। अमेरिका में कानून के सामने सिर्फ वही व्यक्ति इक्वल है जिनकी सिचुएशन सेम है, जिनके सर्कमस्टांसेस सेम है। बट ब्रिटिश में क्या होता है कि चाहे आपके सर्कमस्टांसेस सेम हैं चाहे नहीं है, कानून आपको इंसान की तरह ट्रीट करता है और सभी इंसान कानून के सामने सेम हैं, नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज। बट अमेरिका वाले बोलते हैं कि आपकी सिचुएशन पहले देखी जाएगी, जो सेम सिचुएशन में, जो सेम सर्कमस्टांसेस में व्यक्ति होंगे, सिर्फ वही व्यक्ति कानून के सामने इक्वल होंगे। सो हमारे इंडिया में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? यही चलता है रूल ऑफ लॉ। हमारे किसकी चलती है? कानून की चलती है, रूल ऑफ लॉ। तो इसमें क्या बोला जाता है? नो पर्सन, इसमें दो चीजें आती हैं, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। भारत में जब तक कोई भी व्यक्ति कानून को नहीं तोड़ता, कानून का ब्रीच नहीं करता, तब तक उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। सो नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। तो जब तक आप ब्रीच ऑफ लॉ नहीं करते, कानून को नहीं तोड़ते, तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी। सो नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। देन नेक्स्ट आता है इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल द सिटीजन्स, टू ऑल द सिटीजन्स। कौन से सिटीजन्स? चाहे कोई रिच है या कोई पुअर है, ठीक है, चाहे कोई हाई है या कोई लो है, चाहे कोई ऑफिसर है बड़ा, चाहे कोई ऑफिशियल है, चाहे कोई नॉन ऑफिशियल है। तो इसका मतलब
कोई भी व्यक्ति हो, वो सब क्या होंगे, इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल द सिटीजन्स, इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल द सिटीजन्स टू ऑर्डिनरी लॉ। लॉ के सामने, कानून के सामने सभी व्यक्ति इक्वल हैं, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो हाई लो, चाहे वो रिच पुअर, चाहे वो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, फिर तो सेम ही पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब तक आपने कोई गलती नहीं की, जब तक आपने लॉ को नहीं तोड़ा, तब तक आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपने लॉ को तोड़ दिया तो फिर नहीं देखा जाएगा कि आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ऑफिशियल हो नॉन ऑफिशियल हो, फिर आपको सेम ही पनिशमेंट मिलेगी। जब तक लॉ नहीं तोड़ा कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नो पर्सन शैल बी punished except for the breach of law। लेकिन जब लॉ तोड़ दिया, इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल द सिटीजन्स टू ऑर्डिनरी लॉ, जब आपने लॉ तोड़ दिया तब आपका नहीं देखा जाएगा कि आपका क्या स्टेटस है, तब आपको सेम ही पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। अब क्या कोई एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के अंडर? आई होप आपको आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आर्टिकल 14 का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी व्यक्ति इक्वल हैं, कोई बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। गलती करोगे, जब तक गलती नहीं करोगे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जब गलती करोगे तो फिर आपका स्टेटस नहीं देखा जाएगा, फिर सबको सेम ही पनिशमेंट मिलेगी, यानी कानून के सामने आप सभी बराबर हो। ऐसा दिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 14 में। बट क्या कानून के सामने कोई सभी बराबर होते हैं? क्या कोई एक्सेप्शन है इस आर्टिकल को? बिल्कुल, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का मेन है ही ये चीज़ कि एक चीज़ अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है तो उसके साथ साथ उसकी एक्सेप्शंस भी लिखी हुई हैं। इसीलिए तो ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का कि अगर आपने कोई एक आर्टिकल में कोई चीज़ लिख दी तो उसी के साथ साथ उसकी एक्सेप्शंस भी साथ ही में लिखी हुई हैं। ठीक है, मान लिया सभी व्यक्ति बराबर हैं, तो ज़रा एक्सेप्शंस पर गौर फरमाइए। तो एक्सेप्शंस क्या बोलती हैं? सभी व्यक्ति बराबर हैं, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट, लॉ के लिए, लॉ के सामने सभी भारतीय बराबर हैं, तो मैडम प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्या? क्योंकि मैम जब आपने प्रेसिडेंट और गवर्नर करवाया था तो आपने बोला था कि ये कोई भी क्रिमिनल एक्ट कर लें, इनके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं चलता, कोई भी सिविल एक्ट कर लें तो 2 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, उसी के बाद इनके अगेंस्ट कोई केस चलता है। तो मैम ये तो कोई इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं हुआ। मैंने कोई क्राइम किया तो मुझे पुलिस उसी टाइम पे उठा के ले जाएगी, अगर प्रेसिडेंट ने कोई क्राइम किया तो उसको नहीं उठाकर लेके जाएगी। आप तो बोल रहे हो कि इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल द सिटीजन्स, वेदर ऑफिशियल तो चाहे नॉन ऑफिशियल हो। तो मैं नॉन ऑफिशियल हूँ, प्रेसिडेंट मिस्टर ऑफिशियल है, इन्होंने क्राइम किया, इनको आप नहीं उठा रहे, मैंने क्राइम किया मुझे उठा रहे हो, तो क्या हुआ ये? आप तो यहाँ पे जाके कोर्ट में जाके इस चीज़ को लेकर जा सकते हो ना कि ये क्या बात है। आपने तो आर्टिकल 14 में ये लिखा हुआ है कि इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल द सिटीजन्स, सभी सिटीजन बराबर हैं, मैंने वो काम किया मुझे पनिशमेंट है, प्रेसिडेंट ने काम किया प्रेसिडेंट को पनिशमेंट नहीं है, ये क्या बात है? तो उन्होंने साथ ही में क्या लिख दिया? एक्सेप्शन लिख दी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इस चीज़ में आते ही नहीं है, इनको क्या, ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है। तो अगर आप कोर्ट में ये चीज़ लेके जाओगे तो वो बोलोगे अरे आपने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे नहीं पढ़ा, उनकी एक्सेप्शन नहीं पढ़ी, तो एक्सेप्शन में इनका जिक्र है, ये एक्सेप्शंस हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब इनका सेशन चल रहा हो तो उस वक्त इनको भी पनिशमेंट नहीं मिलती। ठीक है, ये भी कोर्ट में इनकी मर्जी होती है कि इन्होंने जाना है या नहीं जाना। तो एमपी और एमएलए भी एक्सेप्शन होते हैं। देन मान लीजिए कोई यूएनओ या फिर इसकी एजेंसीज हो गई, ठीक है, कोई भी डिप्लोमेटिक बॉडीज जो हो गई, फॉरेन बॉडीज, तो वो भी इस चीज़ के अगेंस्ट होती हैं, वो भी एक्सेप्शन में आती हैं, उनको भी आर्टिकल 14 के अंडर वैलिडेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि
इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। पनिशमेंट तभी मिलेगी अगर ब्रीच ऑफ लॉ करोगे, अगर ब्रीच ऑफ लॉ किया तो फिर आपका स्टेटस नहीं देखा जाएगा, आपको सेम पनिशमेंट मिलेगी। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है? सिटिंग प्रेसिडेंट और सिटिंग गवर्नर, अगर ये अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो ये आर्टिकल 14 के अंडर नहीं आते। देन सिटिंग एमपीज एंड सिटिंग एमएलएस, यूएनओ एंड इट्स बॉडीज, तो ये सभी क्या आती हैं? ये एक्सेप्शंस आती हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 की ये एक्सेप्शंस होती हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट राइट टू इक्वालिटी के अंडर आगे आता है आर्टिकल 15। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15। सो आर्टिकल 14 आई थिंक आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो राइट टू इक्वालिटी के अंडर नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, एक एक चीज बड़े ध्यान से, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, place of birth। सो बड़े ही ध्यान से देखना है इस चीज को। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि भारत में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, कोई भी सिटीजन, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। कौन से स्टेट की बात कर रही हूं मैम? अरे फंडामेंटल राइट में जो स्टेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में ऑलरेडी दे दी गई है। क्या थी उसकी डेफिनेशन? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, लोकल बॉडीज, कोई भी स्टैचुरी नॉन स्टैचुरी बॉडीज, एलआईसी एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या थी? ये स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती हैं। तो हम फंडामेंटल राइट में जो भी स्टेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में पहले ही बोल दी गई कि अब फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद आप फंडामेंटल राइट में अगर स्टेट शब्द कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब ये रहा, ये कहां पर दिया हुआ है? आर्टिकल 12 में। तो अब वो जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी किसी भी भारतीय के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, सिर्फ 5 ग्राउंड्स के ऊपर भेदभाव नहीं करेगी, इसके अलावा कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो हो सकता है। सिर्फ 5 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। वो 5 ग्राउंड कौन कौन से हैं? रिलीजन, धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किसी होटल में ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी हिंदू को आने दे रहे हो और आप मुस्लिम को नहीं आने दे रहे, तो वो मुस्लिम क्या करेगा? अपना आर्टिकल 5 से बोलेगा कि मेरा फंडामेंटल राइट हो रहा है वायलेट, मैं जा रहा हूं आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास, या आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के पास। तो आप रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, आप रेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, आप कास्ट के आधार पर नहीं आप भेदभाव कर सकते कि आप शेड्यूल कास्ट से हो या आप जनरल से हो, आप सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि एक जगह पर मेन जा सकते हैं और विमेन की एंट्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ बर्थ। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपको
किसी होटल में एंट्री नहीं होगी, आपको किसी पॉन्ड पर या वेल पर आपको वेल यूज़ नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि आप इस कोई पर्टिकुलर जगह पर बॉर्न हुए हो। तो ये 5 ग्राउंड्स हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5 ग्राउंड्स हैं और ओनली सिर्फ ये ही 5 ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 15 के अंडर, सिर्फ यही 5 ग्राउंड्स बताए गए हैं जिसके बिहाफ पर, जिसके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी भारतीय के साथ स्टेट के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 15 के अंडर। सो मैम क्या इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं? तो बिल्कुल इसी के साथ साथ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन ये है कि आप बोल रहे हो कि सेक्स के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो मैम विमेन को लेकर बड़ी ही स्कीम्स आती हैं, वो मेन को बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो मैम अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो पर्टिकुलर बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जहां पर विमेन को रिजर्वेशन दी जाती है, पंचायत में विमेन को रिजर्वेशन दी जाती है, म्यूनिसिपैलिटी में विमेन को रिजर्वेशन दी जाती है। आप तो बोलते हो सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो मेन को भी रिजर्वेशन दो। ठीक है, कल को आप तो इस मुद्दे को उठा सकते हो कोर्ट में जाकर। ठीक है, कास्ट के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, तो मैम बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो SC BC के लिए आती हैं, बहुत सारे ऑलमोस्ट हर जगह पर रिजर्वेशन दी जाती है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। तो आप तो ये वाला मुद्दा लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया हुआ है, इसकी एक्सेप्शंस भी बताई गई हैं कि अरे ये एक्सेप्शंस हैं, स्टेट को परमिशन है उनके लिए कुछ करने की, स्टेट के पास परमिशन है उनके लिए अलग से प्रोविजन बनाने की। आप ये मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, आप ये मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि मैम कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सॉरी, जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि विमेन को रिजर्वेशन दी। जो जनरल है वो ये मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दी। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास ये प्रोविजन है, स्टेट के पास इसकी एक्सेप्शंस हैं, वो लोग एक्सेप्शंस हैं। तो क्या क्या एक्सेप्शन है? स्टेट के पास ये परमिशन है। ठीक है, किसकी परमिशन है? टू मेक, पहली बात, प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए स्टेट प्रोविजंस बना सकती है। स्टेट अलग से जो रिजर्वेशन है वो निकाल सकती है, स्टेट के पास प्रोविजन है, तो ये इसकी एक्सेप्शन है। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। तो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उसके लिए भी स्टेट्स प्रोविजंस बना सकती है, उनको रिजर्वेशन दे सकती है, उनके लिए नई नई स्कीम्स लेकर आ सकती है। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास ये परमिशन है। नेक्स्ट आती है प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ किसकी एडवांसमेंट? एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। सो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, इनकी एडवांसमेंट के लिए, इनकी जो स्टेटस है उसको बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट जो SC होते हैं, शेड्यूल कास्ट, देन ST जो होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, तो उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए प्रोविजंस बनाना। किसके लिए? फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बड़े ध्यान से, प्राइवेट और नॉन प्राइवेट दोनों। तो इसका मतलब कोई भी बैकवर्ड अगर सेक्शन है, चाहे वो OBC है, चाहे वो SC है, चाहे वो ST है, उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन दी जा सकती है। स्टेट के पास ये परमिशन है।
और क्या ऐसी रिजर्वेशन दी जाती है? तो बिल्कुल दी जाती है। अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की जाए तो 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को मिलती है। 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को मिलती है। और कहां पर लिखा हुआ है? ये मंडल कमीशन ने बोला था। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी और उसके बाद 1990 में जो 27% रिजर्वेशन है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिली थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ओबीसी का, एससी का, एसटी का स्टेटस बढ़ाने के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर रिजर्वेशन देनी है तो स्टेट के पास वो भी परमिशन है, ये भी एक्सेप्शन में आती है। आप मुद्दा लेकर नहीं जा सकते कि मान लो आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिला तो आप ऐसे नहीं करोगे कि अपना आर्टिकल 15 लेके जाओगे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कास्ट के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। मेरे साथ कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुई है। एससी को एडमिशन मिल गई जिसके मार्क्स मेरे से कम थे, बट मैं एक जनरल हूं तो मुझे एडमिशन नहीं मिली, तो मुझे कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं। तो कोर्ट आपको क्या बोलेगा कि आपने यहां तक तो पढ़ लिया, क्या उसके आगे नहीं पढ़ा? आगे नहीं पढ़ा। यहां पर सी में आपने यहाँ पर 15C में जाकर नहीं पढ़ा कि जो एजुकेशनल और बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो एससी हैं या जो एसटी हैं उनको ये एक्सेप्शन में आते हैं। हमारे पास ये स्टेट के पास परमिशन है कि उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। क्या आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी? तो इसका मतलब ये सब एक्सेप्शन में आते हैं। इसका मतलब स्टेट के पास प्रोविजन है विमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए प्रोविजंस बनाने की, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजंस बनाने की, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रोविजन बनाने की, कहाँ पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। और उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, AWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 10% की रिजर्वेशन, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। सो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐसा बोला गया था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनको 10% की रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी और सरकार ये रिजर्वेशन देती है। तो ये भी कहाँ पर आते हैं? एक्सेप्शन पर आते हैं। तो बेसिकली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं वो कौन से सेक्शन होते हैं? वो लोग जिनकी एनुअल इनकम जो होती है वो 8 लाख से कम होती है। पहली बात, वो लोग जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होती है, सभी इनकम उसके अंडर आ जाती है, चाहे लैंड से आ रही हैं, चाहे कोई किसी भी चीज़ से आ रही हैं, ठीक है। तो 8 लाख से जो कम एनुअल इनकम होनी चाहिए, प्लस उनके पास जो म्यूनिसिपैलिटी का एरिया होता है, नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में उनका अगर प्लॉट 100 यार्ड का है, फ्लैट 100 यार्ड का है, तब वो इसमें नहीं आएंगे, उससे कम होना चाहिए। अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में उनका फ्लैट नहीं है, घर नहीं है, तो वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 200 यार्ड का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो लोग आते हैं वो किस में आते हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं तो उनको रिजर्वेशन दी गई है, कितनी? 10% तक रिजर्वेशन दी गई है। जॉब्स में भी दी जाती है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी दी जाती हैं ताकि इनकी एडवांसमेंट हो सके। तो देखा जाए तो अगर हम SC ST की बात करें तो उसी के साथ साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, उनकी एडवांसमेंट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारा आर्टिकल 15। आई होप आपको आ गया होगा समझ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटी।